नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। देश में राजनीति की तस्वीर जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव राज्यों में आने वाले हैं और देश के चुनाव होने वाले हैं, कुछ कुछ साफ होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का रुख ये बताने लगा है कि उनका ऊंट किस करवट बैठेगा या वो किस दिशा में जाने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के माध्यम से देश के आम चुनावों की तस्वीर साफ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मन बताना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। उसकी एक कड़ी अभी शुरू हुई है। उसमें कल ये साफ किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका मुद्दा होगा। नंबर 3, हमारा जो समझौता है सहयोगी दलों से वो देश के मुद्दे पर है, यानी कि एनडीए जो बना हुआ है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति है। राज्यों में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, जिसको जिस राग से वोट मिले वो लेके आए, उसके बाद करेंगे हम आपसे बात। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता, इस तरह की वाणी, इस तरह की भाषा क्यों बोलना शुरू किए हुए हैं। क्या उनको ये लगने लगा है कि अपने दमखम पर आने वाला चुनाव 2004 जीता जा सकता है, या सहयोगियों का ये टेस्ट शुरू हो गया है कि हम भी अपनी ढपली बजाएंगे, आप भी अपनी बजाओ, अगर आपको ऐतराज हो तो यहां से चले जाओ और ऐतराज हो तब भी बने रहो। तमाम तरह का घालमेल इस राजनीति में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये घालमेल क्या है। हमारे बीच में मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में हैं जावेद नकवी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और बीपी सिंघल साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर सांसद हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। सिंघल साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, इब्तिदा आप ही से करेंगे हम आप। ये जो मैंने सारी इंट्रोडक्शन में टिप्पणी की, इससे आपको मौका-ए मजमून जो है वो पता लगा होगा कि क्या है। आप पहले टिप्पणी बताएं। जितने सवाल मैंने खड़े किए उनमें से आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जी जो बीजेपी के और जो हमारा चला आ रहा है बीजेपी का, जी वही विचारधारा है। एनडीए के लिए हमको अपने एजेंडे की बहुत सी चीज़ें अलग रखनी पड़ गई, क्योंकि यदि अगर हम नहीं रखते तो एनडीए बनती नहीं और दूसरी सरकार बननी नहीं थी, तो फिर एक इलेक्शन में झोंकते पूरे देश को, वो देश के लिए बहुत हानिकारक होता। इसलिए वहाँ पर तो समझौता करना ही करना था, और उसमें मैक्सिमम समझौता, सर्वाधिक समझौता बीजेपी ने किया था अपने एजेंडे को अलग करके, और जो एजेंडा बाकी सब में एग्री हुआ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के हिसाब से, उस तरह से चले। अब हम वापस अपने उसी एजेंडे को, जब स्टेट्स में लड़ रहे हैं तो जो हमारा एजेंडा रहा है उसी पर लड़ेंगे। हमारी जो मूल्य है, हमारे जो मुद्दे हैं, जिसके लिए बीजेपी आज तक बनी है और खड़ी रही और चल रही है, वो तो वही है जो थे। मुखर राष्ट्रवाद तो हमारा है ही सबसे पुराना मुद्दा। जावेद, मैं बिल्कुल इनकी बात, सिंघल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी तो अपने ढर्रे पे है। सवाल यह है कि जो बीजेपी के इर्द गिर्द जो लोग मिल के एनडीए जिन्होंने बना दिया, उनकी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग, और ये बादल जैसे लोग, तमाम जो और इनके इसमें हैं, रामदास जैसे लोग, पट्टी तो मक्कल काची ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? क्या ये खुश हैं कि बीजेपी मजबूत हो, और क्या बीजेपी के साथ ही इनका निबाह करना फिर, और चंद्रबाबू नायडू मत भूलिए, और वो अम्मा तमिलनाडु की, इनको क्यों भूल रहे हैं हम लोग? और वहां तो बल्कि कंपटीशन चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला को क्यों भूल रहे हैं? तो ये मसला इन लोगों का है। एक तरफ ये बीजेपी को ये भी कहते हैं कि साहब गुजरात में ये मत कर दीजिए, कम्युनलिज्म मत फैलाइए, आप तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये भी है, एक अप्रिसिएशन इस तरह का भी है। आप जॉर्ज फर्नांडिस से बात कर लीजिए तो कहेंगे हम कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, हम ऑब्सक्योरेंटिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन
उनके नाक के नीचे, उनके जबड़े में हाथ डाल के बीजेपी अगर होती है तो बीजेपी अपने दम से, बीजेपी इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट। आप उसको चाहे फासिस्ट कहिए, चाहे राइट विंग कहिए, वो अपने एजेंडे पे मुस्तहकम है, उसको कोई हिला विला नहीं सका है। मैं समझता हूं कि लोगों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हाँ, गच्चा कौन खाया है बीच बीच में, वो ऑपोजिशन पार्टीज, उनका क्या एजेंडा है? मेरे ख्याल से डिस्कशन का जो दायरा है थोड़ा सा आप इसे नहीं, फैलाएं। एक दायरा और भी है। हम सिंगल साहब से पहले तो ये पूछें कि भारतीय जनता पार्टी 2004 के लिए क्या ये तैयारी कर रही है कि हम हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे, और उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अगर हम बैकग्राउंड में देखें, नेपथ्य में देखें, तो हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना के तहत चुनाव लड़ेंगे? क्या ये तस्वीर साफ करने जा रही है इन राज्यों में ये टेस्ट केस लेकर के? नहीं, साफ करने जा रही नहीं, यही एक ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही मुद्दा है। अब उसको आप भिन्न भिन्न नामों से पुकारते रहिए तो कोई अंतर नहीं पड़ना, है वही एकमात्र जी। और जो ये शुरू से चल रहा है, कोई नई चीज नहीं चल रही है। जहां तक जो इलेक्शंस के जो थोड़ा सा बीजेपी से, जो बीजेपी का सपोर्ट बेस था वो खिसकने लगा था, इस नाते से कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई कि ये बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और बीजेपी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जो कि हमारे एजेंडे से भिन्न था, भिन्न होना था, क्योंकि हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे थे। बार बार इस बात को हम एम्फसाइज, आपको भी लगा होगा कई बार जब कहते हैं साहब आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो मैं फौरन टोकता हूँ, एनडीए की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, वो तो देखिए कारण है वो तो क्योंकि हमने हमारे एजेंडे पर देखिए गवर्नमेंट नहीं चल रही। 3 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद आप ये गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, वो तो जी चलने नहीं, वाला जी नहीं। नहीं, जी नहीं, हमारा तो जो हमने जो बैक बर्नर पर रखे अपने इश्यूज, जी। वो केवल एनडीए के कारण रखे, अन्यथा नहीं रखते। ये बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन जावेद भाई एक बात, मैं एक मिनट और एक बात बता दूं, जी। ये जो कम्युनलिज्म की बात करते हैं, बीजेपी, खालिस बीजेपी गवर्नमेंट्स, उनका क्लियर कट रिकॉर्ड है कि जितनी कम्युनल हार्मनी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम्स में रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उतनी कभी नहीं रही, कभी नहीं रही नहीं, खैर, है। ये मैंने तो- तो 12 साल के खैर, फिगर्स का देखिए, एनालिसिस किया था। ये तो बात छोड़ दीजिए, उस बात पे तो नहीं जाते क्योंकि मेन मुद्दा बात है शिफ्ट वो हो जाए। बीजेपी की ही सरकार के नीचे गुजरात में जो हुआ है वो एक- हम लोग एक नहीं है, एक ही सरकार है जो वाहिद सरकार बीजेपी की है इस नहीं वक्त जावेद की, साहब, जो वो बहुत और बहुत ही खराब और उस- हुआ, हाँ। इसमें कोई संदेह। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जी मैं जब 86 में एडिशनल सेक्रेटरी था, जी तो जब 1.5 महीने तक जी अहमदाबाद जलने से रोक ही नहीं जा पा रहा जी था, जी जी तो मुझे भेजा गया था वहां पे, देखो भाई कर क्या रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, कम्युनल राइट रुकता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहली दफे इतना लंबा चला हो, तब भी चला था। सही है। ये जो बात कह रहे हैं आप, सिंघल साहब बात कह रहे हैं, देखिए इसकी अगर तारीख थोड़ा सा पीछे चले जाएं हम और जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट देखें, तो उसमें भी बीजेपी बनाम जनसंघ उस वक्त उसने अपनी जो वो थी BJP पर्सनालिटी, जी, उसने अपने आप को डिसॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है एक्सपेरिमेंट उनको रास नहीं आया, और आखिर में उस पूरा एक्सपेरिमेंट जो था Dual इंदिरा गांधी membership के पे। खिलाफ, डुअल मेंबरशिप को लेके आरएसएस को कभी कबूल नहीं है ये सब कि आप ये 3 लेगेड रेस खेलें। जी, एक correction जी कर जी दूं। जी जी वो उस वक्त बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। उस तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टीज का, कि साहब ये, जिसके सिपह सलार जॉर्ज फर्नांडिस थे। हाँ, दूसरी मजे पार्टीज की का, बात तो ये है दूसरी पार्टीज का था कि ये आप डुअल मेंबरशिप नहीं होगी। डुअल मेंबरशिप के पॉइंट पर तो उन्होंने कहा हमारे के पुराने हैं, हम तो नहीं छोड़ने वाले जी। हैं, तो ठीक है फिर आप छोड़ दीजिए गवर्नमेंट, तो वो छोड़ दिया। तो एक्चुअली इट वाज नॉट एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ आरएसएस और बीजेपी, इट वाज एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ, ये सब भड़काए गए थे उस वक्त तो अब रास्ते पे आ गए हैं जॉर्ज फर्नांडिस, उनको आरएसएस भी कबूल है, उनको बीजेपी भी कबूल है। सवाल ये ना, वो कब- देख अगर- लिया ना उन्होंने क्या, किस प्रकार की गवर्नमेंट चलाती है बीजेपी, सारे देश ने देख लिया है कि किस प्रकार की गवर्नमेंट चलती है। आज भी बाय एंड लार्ज सबसे अधिक सम्मान, नहीं, बीजेपी सबसे चलाती अधिक है, सम्मान, नहीं, बीजेपी चला रही है कि गुजरात हो जाता है बीजेपी में, बीजेपी चला रही है कि जितनी लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं उनको ठेके पे बेच दिया जाता है।
अरे ये बीजेपी चला रही है कि नहीं, संसद नहीं, पे देखिए, हमला हो अनिल जाता है। अनिल ये तो ऑपोजिशन की हिमाकत है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट चोरी करते पकड़ा जाए लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ये तो ऑपोजिशन की हिमाकत है जी। कि वो नहीं, अब सिंगल सामने साहब बता रखा रहे हैं हुआ तो है। मुझे कहना पड़ रहा है कि बीजेपी कैसा देश चलाती है ये छुपा नहीं है कि बीजेपी के टाइम में आज क्यूज लगे हुए थे और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कमाया जाता था टेलीफोन कनेक्शन देने में। आज आप जाइए टेलीफोन कनेक्शन लीजिए, हर जगह सैकड़ों रुपया हजारों रुपया लिया जाता है गैस कनेक्शन देने में। आज गैस कनेक्शन कितने स्कैम्स हुए हैं अभी सिंगल साहब? कौन से स्कैम? सारा यूटीआई का घोटाला, पूरा स्टॉक एक्सचेंज का घोटाला। वो तो- हर्षद मेहता ने शुरू किया था कांग्रेस के जमाने से, आपने उसको फाइन ट्यून करके ऐसा बनाया कि लोग पकड़े भी नहीं जाते हैं आजकल तो। नहीं फाइन ट्यूनिंग बहुत ही लूप होल्स थे उसमें पूरे एक्सचेंज के एक working मैं में, सिंगल साहब UTI का सिंगल working, साहब इंडिपेंडेंट बॉडी। सिंगल साहब ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ कि कैबिनेट के रहते एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी बनाए कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया जाए, उसकी रिकमेंडेशन हो, अरे, कैबिनेट पास कर दे। आप कहाँ रहे हैं? हाँ। आप हिंदुस्तान में नहीं रहे दिखते हैं। नहीं, मैं तो इंदिरा गांधी के टाइम में जो पीएम सेक्रेटेरिएट है ना, इट हैड बिकम अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट ऑन इट्स ओन। ये जो आज चल रहा है वो उस जमाने की नहीं चीज तो है। आप नहीं आप ऐसा मतलब नहीं, नहीं आज फिर भी सारे कैबिनेट के ही मंत्री तो हैं। बहुत चलिए वहाँ तो बहुत अच्छा वो सिंगल बहुत पर्सन अच्छा। था। मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आई कोई रिप्लिकेट कर रही है नहीं, उसी मॉडल को जी नहीं, और नहीं। उसी तरह का गवर्नेंस आप देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सिंगल साहब। नहीं वो सिंगल व्यक्ति थी। जी। यहाँ कैबिनेट होते हैं, यहाँ कैबिनेट मिलकर करती इतना है, बड़ा ये कहें। कैबिनेट है, वहां पर कम से कम सारा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आ जाए, एक छोटी बॉडी मिले, इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए। उसमें क्या दिक्कत है? इट्स वर्केबल वर्किंग। चलिए हम लोग इश्यू मिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा और ये बताऊंगा कि एनडीए जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सब सहयोगी दलों ने इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या कहा था, किस तरह की शपथ ली थी और क्या वायदे किए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। हमारे बीच में एक और मेहमान आ गए हैं, उसके साथ लौट करके आएंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएंगे और सीधे हमसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शंखनाद पे बात कर रहे हैं, एकला चलो रहे। हम अपनी ढपली बजाएंगे, आप अपनी ढपली बजाइए। हम अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, आप अपने एजेंडे पे चुनाव लड़िए। एनडीए फिर भी रहेगा, राज्यों में हमारी सरकारें रहेंगी, राज्य सरकार कैसे बनेगी ये हम तय करेंगे। तमाम तरह के सवाल हैं। बातचीत में हमारे साथ एक नए मेहमान शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। श्रीकांत शर्मा जी हैं, विशेष संवाददाता, नवभारत टाइम्स हिंदी का बड़ा अखबार। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहस पर जाने से पहले श्रीकांत जी और जावेद भाई और सिंगल साहब, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि एनडीए एजेंडा बना तो उसमें माइनॉरिटी से क्या कहा एनडीए के लोगों ने, जरा उसको देखें, उसके मद्देनजर फिर इस चीज़ को एनालाइज करें। देखें कि उन्होंने लिखा है कि वी अपील टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द माइनॉरिटीज दैट वी होल हार्टेडली एक्सटेंड आवर हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप इन दीज fraternal words. Let us hold hands and walk together to build a resurgent modern India. Let us throw away our old prejudices. Let us put an end of divisiveness. Let us have a moratorium on contentious issues. Let us bind ourselves with bonds of trust and friendship. We want an India which we all feel part of, in whose future we all have a stake, and we want to enter the new millennium with confidence, not with divisive feelings. एक तो ये है। और एनडीए एजेंडा, इस पहले तो इसी पे बात करते हैं, दूसरे पे एनडीए एजेंडा जो उन्होंने बनाया इकोनॉमिक और उस पे सिंगल साहब। पहले मैं श्रीकांत जी से बात करता हूँ। श्रीकांत जी नए आए, एंट्री हुई है। श्रीकांत जी आप बताएं, ये जो सारी बातें हैं जो उन्होंने माइनॉरिटी से एनडीए का एजेंडा बनाते वक्त कहीं, और अब जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक फिलॉसफी आई है, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण जो कि गुजरात चुनाव के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के बाद धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा आई है। तो कल जो निर्णय हुआ है, इन सब चीज़ों को मिला दें तो आप इन चीज़ों को
किस तरह अनिल रीड जी, कर रहे हैं? जो कल का निर्णय है पहले उस पे हम स्पष्ट हो जाएं। जी निर्णय ये हुआ है कि 370 जिसका स्टेट से लेना देना नहीं, समान नागरिक संहिता जिसका स्टेट से लेना देना नहीं, और राम मंदिर निर्माण का मामला जिसका स्टेट से लेना देना नहीं, उस चीज़ को लेकर बीजेपी जो 300 दिन बाद, खासतौर से 300 दिन का है, 300 दिन बाद जो चुनाव होने वाले हैं उनमें हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं जी। है। हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं थे जिस बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो जिन मुद्दों को लेकर पार्टी फिर से चुनाव में जाना चाहती है, उन मुद्दों का स्टेट से लेना देना नहीं है। ये ठीक है कि भारत के हर नागरिक का इन सारे मुद्दों से लेना देना है, लेकिन निर्णय जिस बारे में हो रहा है वो है स्टेट की विधानसभा। अब स्टेट की विधानसभाओं में यदि आप 370 की बात करते हैं, स्टेट की विधानसभाओं के चुनाव के लिए यदि आप राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर आप मत मांगते हैं या मतों की बात होती है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है और इसके पीछे जो बात है वो क्या है कि इसका लेना देना ना वहाँ कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि जो आगे चुनाव होने वाले हैं 2004 में, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही हो। एक तो वो है, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो स्टेट ही इलेक्शन था जिसमें कि पूरी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट की गई, यानी फॉरेन पॉलिसी को लेके गुजरात में इलेक्शन हुआ है कि पाकिस्तान से और मियां मुशर्रफ और पड़ोसी देश, ये सारा खेल जो था इसी को लेके था। तो स्टेट इलेक्शंस तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है और टेस्ट किया है उन्होंने, और तब मेरे ख्याल से जो ये सारे कंटेंशियस और डिवाइसिव इश्यूज जिसको इन्होंने बालाए ताक रखने का वादा किया था उनको वापस ले आए हैं। तो सिंघल साहब बेहतर जाने कि इसकी मसलहत क्या है इस वक्त। नहीं, आपने नहीं देखिए, आपने पर देखिए उसमें कहा लेट अस हैव ए मॉरेटोरियम ऑन कंटेंशियस इश्यूज। कंटेंशियस, चूंकि जब एनडीए बनानी है जी तो कंटेंशियस इश्यूज के आते बहुत सी बल्क ऑफ द पार्टीज राम मंदिर के पक्ष में नहीं थी, बल्क ऑफ द पार्टीज 370 में नहीं थी, बल्क ऑफ द पार्टीज सिविल कोड के लिए भी सहमत नहीं है। तो ये कंटेंशियस इश्यूज वर विद कंटेंशियस एज vis-a-vis द पार्टीज, नॉट vis-a-vis द पीपल। तो हम अपने सारे कंटेंशियस इश्यूज को समाप्त करते हैं और हम एकजुट होकर के इमेज देना चाहते हैं जिसमें कि हम हार्मनी नहीं तो आप ये लेकिन सिंघल साहब जो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महासचिव मुख्तार अब्बास नकवी ने जो पत्रकारों से बात कही, उसमें अडवाणी जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अडवाणी ने कहा कि जो मिनिमम प्रोग्राम है एनडीए का, उसे बनाते हुए उस समय जो उनकी एलाइड पार्टीज हैं उनसे बता दिया था कि बीजेपी जो है वो इन मुद्दों पर रहेगी, शासन में जो है वो उसका जो प्रोग्राम है। हाँ। तो ये जो पार्टी वहां से अलग हो जाती है कि शासन में ये है और पार्टी का ये है, वो कैसे हो जाता है? क्योंकि पार्टी नहीं हो, अगर वो हम अपने मुद्दे प्रेस करें तो क्या वो पार्टी एग्री होती? नहीं होती। क्या होता? गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी सेंटर में, दोबारा इलेक्शन होते, वो क्या कंट्री के लिए अच्छा होता? ये इस एस्पेक्ट से सिंघल साहब प्रश्न यह है कि अगर हमने एज एन एक्सपीडियंट जो पार्टी एनडीए में काम कर रही है, सरकार में है, वो पार्टी अपने मुद्दों के ऊपर आज भी कायम है अगर और उन मुद्दों को वो चुनाव में लेकर जा रही है, वो पार्टी अभी उसका शासन चल रहा है एनडीए का, और बीच में ही अगर वो स्टेट्स में उन मुद्दों को उठाती है तो वो ठंडे बस्ते में कहाँ डाला गया? हमने कब उसको छुपाया? एक चीज ऐसा तो नहीं, एक मिनट, बीजेपी ने छुपाया कब? हम तो बराबर कहते रहे कि हमारी बीजेपी का एजेंडा अपनी जगह पर है, एनडीए का एजेंडा अपनी जगह पर है, बराबर कहते आ रहे हैं। कोई किसी के साथ ये नहीं कि हम कोई इधर कुछ कहें उधर कुछ कहें। बीजेपी का तो एजेंडा जो चला आ रहा है वही चल रहा है, और एनडीए की गवर्नमेंट चलाने के लिए हमको अपने एजेंडे को छोटा करना पड़ा, थोड़े से बैक बर्नर पर रखने पड़े कुछ मुद्दे, जिससे कि डिसहार्मनी ना हो पार्टीज में और एक 5 साल अच्छी गवर्नमेंट सुचारू रूप से चल सके। तो 4-5 साल इस गवर्नमेंट को चलाना देश हित में था, इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज किया है। बाकी हमारा एजेंडा क्यों बदलेंगे हम?
जरूरत क्या है हमारे बदलने की? एक पहलू इसका ये भी हो सकता है कि वाजपेयी जी की जो शख्सियत है, जिस तरह से उन्होंने एनडीए को चलाया है, उस किस्म की राजनीति को चुपके से डिसेंट बरियल देने की तैयारी शुरू हो गई हो, क्योंकि वाजपेयी रिप्रेजेंट्स द एनडीए फेस, कंसेंसस, इनसे भी मिलके चलो, उनसे भी मिलके चलो, और बीजेपी का जो हार्ड लाइन अप्रोच है उसमें वाजपेयी साहब फिट तो होते नहीं है, तो लिहाजा एक नए लीडर की तलाश शुरू हो चुकी हो। क्या ऐसा भी हो सकता है इसमें? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो थिंकिंग रहा है शुरू से, जी हर पार्टी एक सिंगल अपनी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के हित में रहती है। जी जब मजबूरी हो गई कि हम नहीं आ सके, जी फिर तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता शायद फिर खालिस बीजेपी गवर्नमेंट को देश में लाना चाहेगी। उसमें तो वाजपेयी जी फिट नहीं होते। वाजपेयी जी बिल्कुल फिट हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी फिट हो जाएंगे, क्योंकि शासन चलाना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जिस तरह से इस बार चली हैं 4 साल 5 साल में, आई मीन 35,000 किलोमीटर रोड कुल मिला करके पिछले 50 साल बनी है, और 33,000 किलोमीटर पिछले 3 साल में बनी है। सिंगल साहब, मतलब जो आप आपके बात कर रहे हैं, दोनों वो अडवाणी जी जो बात कहते हैं उससे आप उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उससे आप अलग कह रहे हैं। अडवाणी जी का कहना है कि पार्टी चाहे कितने भी सीट ले आए, कितने भी वोट ले आए, वो अपने अलाइड पार्टी के साथ ही रहेगी, जितनी इसमें एनडीए में पार्टीज हैं उनके साथ रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अकेले जो है शासन करना चाहती है, अकेले आना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा आना हर पार्टी चाहती, कांग्रेस भी आज ये चाहेगी कि हम अकेले आवे, उससे फिर अनअडल्टरेटेड जो हमारे एजेंडे हैं वो चला सके, हम देश को दिखा सके हम किसके लिए स्टैंड करते हैं, तो हमने क्या करके दिखाया। ऐसे में क्या होता है, तो फिर इन अलाइड पार्टीज को आप साथ रख के उनका बोझा क्यों ढो रहे हैं, अगर आपने अपना एजेंडा चलाना है और अकेले ही शासन करना है? नहीं, किसी को सर्टेनिटी थोड़ी है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू लेकर आप जो है कि अगर You उनके have साथ to- आप चलेंगे, you have to उनको plan भी for आप all- साथ रखेंगे कि उनके साथ मिल जाएंगे, इतनी सीटें मिल जाएंगी, तो ये हम दिखा चुके हैं कि हम दूसरी पार्टीज को साथ लेके चल सकते हैं, और जहां तक वो हमसे जितना कॉम्प्रोमाइज की अपेक्षा करते हैं हमने करके दिखा दिया है, तो दूसरी पार्टीज को भी कुछ दिक्कत नहीं सिंगल होनी सिंगल चाहिए। साहब लौट के आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि श्रीकांत जी जो है पूरे मूड में हैं आज, और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें 241000001 और 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद, राज्यों में चुनाव लड़ेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए बनाए हुए हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है, इसकी कोई चिंता नहीं है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मानस क्या है, 2004 के लिए क्या संकेत है, और राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए क्या संकेत है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं बीपी सिंघल साहब, जावेद नकवी जी और श्रीकांत शर्मा जी। जावेद, मुझको ये बताएं, देखें, अगर इस पूरी फिलॉसफी को आप देखें जो श्रीकांत जी ने बताया, कि ये तस्वीर साफ हो रही है कि 2004 चुनाव का जो साल आने वाला है उस पर क्या लिखा जाने वाला है। उस पर लिखा जाने वाला ये है कि एनडीए रहे न रहे, गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको हम अभी से उभार रहे हैं, और राज्यों में अगर उन कंटेंशियस इश्यूज पर, यानी कि विवादास्पद जो मुद्दे हैं उन पर अगर जनमत मिलता है और राज्य सरकारें बनती हैं, तो एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता नहीं है इनको। एक तो ये मैं इस लफ्ज से थोड़ा सा परहेज करता हूँ, ये जो आपने कंटेंशियस इश्यूज का नाम लिया है, क्योंकि इश्यूज जावेद जी, विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ लाइन पे हैं। विनय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, धन्यवाद। विनय जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि कल जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे और धारा 370 राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने की बात हुई है,
आपको लग रहा है कि इससे एनडीए का गठबंधन है उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई नया तो है नहीं, ये बड़ा पुराना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनता है संस्कृतियों से। जी। संस्कृति हमारी है राम की पूजा करना, संस्कृति हमारी कहती है कि गंगा को माता मानना, संस्कृति हमारी कहती है हनुमान को पूजा करना। अब अगर इन संस्कृतियों पर अगर कोई आघात करता है तो ये माना जाता है कि हमारी जो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो ध्वस्त हो रहा है। जी। तो उसको अगर हम पुनर्स्थापित करना चाहता हूं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी दलों के नेताओं को हमारी देश की संस्कृति ये सुरक्षित रहे तो उसी में से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनेगा। मतलब आप ये कहते हैं कि नहीं, आप ये चाहते हैं कि जितने सहयोगी दल हैं वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सुर में आपके साथ सुर मिलाएं? नहीं, जितने सहयोगी दल ही नहीं जी, देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो अपना योगदान करें इसको निर्माण करने में। जी। लेकिन जब एनडीए बना था तब ये तय हुआ था कि जितने विवादास्पद मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि आपको लगने लगा है गुजरात के बाद धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा लिखी गई है, उसी परिभाषा के तहत आप चुनाव लड़ें और ये बहुतन जो सम्मेलन आपके साथ चल रहा है इसको धता बता दिया जाए। हेलो, शायद फोन कट हो गया। बहुत आपने अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं करी, माफ करिएगा। धता बताने का मतलब क्या है? अरे नहीं, कोई ये तो कोई मैं आप ही चोर से उचक पूछ के रहा काम कर रहे हैं। जी साफ साफ हमारा स्टैंड पर शुरू से चला आ रहा है बीजेपी का। जी। हमारा एजेंडा शुरू से चला आ रहा है। हमने एनडीए सरकार चलाने के लिए एक समझौता किया, खत्म हो गई बात। अब जब फिर इलेक्शन आ रहे हैं हम अपने तो इससे सिंगल साहब ये परिदृश्य नहीं बनता कि जैसा आपने कहा कि उनके साथ हम लड़ेंगे, अगर अकेले नहीं आ पाए तो उनके साथ सरकार बनाएंगे, तो चुनाव जो है अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये देखा जाएगा कि इतनी सीटें आती हैं नहीं आती हैं कि सरकार बन सके। अगर सरकार नहीं बन पाई तो दोबारा से जो है एनडीए फॉर्म होगी और देखा जाएगा क्या बनता है। दूसरी चीज ये बताइए कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं और जो लोग गंगा को माता नहीं मानते हैं, और बहुत से हैं, आपको मिलेंगे, हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, उसमें ऐसे भी शरणार्थी आपको मिलेंगे जो कि यहाँ के सिटीजन्स हैं। वो लगता उनको अगर आपने शरणार्थी बना दिया इस मुल्क में कि नागाज हुए या नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका ले लीजिए, उनका जो कल्चर है उसमें ईसाई जात के लोग हैं, उसमें ब्रह्मपुत्रा की शायद वो पूजा करें, उनके जहन में गंगा का। जावेद नकवी जी देखिए, बहुत बढ़िया पार्टी समता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शंभुनाथ, एक मिनट सिंह साहब, शंभुनाथ सिंह जी ऑनलाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। शंभू जी आपका स्वागत है। शंभू जी, हेलो। डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव जी, जी नमस्कार। नमस्कार। जैन टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद धारा 370 राम मंदिर के नाम पे अब चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसे में आपकी पार्टी जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय एनडीए के साथ, आपका क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि ये तय हुआ था एनडीए में कि कोई भी एनडीए का सहयोगी दल विवादित मुद्दे नहीं उठाएगा। उन्होंने जहां तक ये कहा है कि केंद्र में इन मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे और नेशनल एनडीए का जो एजेंडा है उसी से बंधे रहेंगे जी, वहां तक हमें कोई समस्या नहीं है जी। हमें इस पर भी समस्या नहीं है कि प्रदेशों में अपनी नीति, कार्यक्रम या सिद्धांत के बारे में वो बोलें जी, लेकिन दिमाग में कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं। जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 की बात कही है, जैसा कि आपको मालूम है कि धारा 371 भी एक है जो नागालैंड, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, यहाँ तक हिमाचल के कुछ हिस्सों पे लागू है, जिन्हें भी जो इन राज्यों को एक विशेष दर्जा देता है, जैसे धारा 370 जी। अब ऐसे वक्त में जब नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वो यहाँ धारा 371 का समर्थन करती है या नहीं करती है। अगर वो समर्थन करती है धारा 371 का वहां पे, तो उस हालात में 370 का क्यों विरोध करती है? और अगर वो 371 का नागालैंड में समर्थन नहीं करती है तो ये अभी जो बातचीत चल रही है NSCN-IM,
वो गंभीर उसके नतीजे हो सकते हैं, वो बातचीत टूट भी जा सकती है। मैं शंभू जी दूसरी बात पूछ रहा जी। हूं, राम मंदिर क्या राज्यों की राजनीति से तय होगा? क्या राज्य ये तय करेंगे चुनाव के 370 लगाया जाए नहीं लगाया जाए? राज्यों से ये तय होगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में पनपना चाहिए या नहीं पनपना चाहिए, या उसको अमल में लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए? राज्य तो जी। अपनी छोटी छोटी जो इश्यूज हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। इसका इशारा आपको समझ में नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती नहीं, है? ऐसी बात नहीं है। ये जो दूसरी शंका जो हम लोगों को हुई है जी, और जो मैं कहना चाहूंगा कि ये बात भाजपा को भी स्पष्ट होनी चाहिए कि हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल जी, चाहे कांग्रेस मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ही क्यों ना हो, उनके बूते के बाहर की चीज है कि वो धारा 370 या कॉमन सिविल कोड या राम मंदिर के सवाल पे कुछ कर सकें। जी। यह काम तो एनडीए और केंद्र की सरकार को, अभी जो एनडीए जो केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रही है वही कर सकती है। तो हम भाजपा से पूछना चाहेंगे कि वो स्पष्ट करें कि क्या उनके लोग कैबिनेट में ये सवाल उठाएंगे, क्या एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में सवाल उठाएंगे? जहां तक समता पार्टी के सवाल है, हम इसलिए नहीं उठाएंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि केंद्र की सरकार एजेंडे से बंधी हुई है। जी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आपको ये मतलब कोई आपत्ति नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना वाले सिद्धांत पे चले और आप अपने पे चले? तो ये जो दोगलापन राजनीति का है आपकी तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, ये जनता को एक छलावे के रूप में छलने का काम कर रहा है। अनिल जी नहीं, आपके नहीं, शब्दों कोई के इस्तेमाल दोगलापन पर नहीं है। मैं नहीं, सिंगल साहब देखिए, आऊंगा, लेकिन मुझे सवाल करने दे जी। अगर कोई दोगलापन या कोई छलावे वाली बात होती तो हम इतनी स्पष्टता से नहीं रखते। हमारे दिमाग में हम खुद ही कह रहे हैं कि जो राज्यों के चुनाव में इन मुद्दों को उठाने का कोई मतलब नहीं है जी। ये तो हम स्पष्टता से कह रहे हैं, क्योंकि राज्यों के बूते के बाहर की उनके भी मुख्यमंत्री चाहें तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो क्या आपने कोई भारतीय जनता पार्टी को अभी तक चिट्ठी लिखी या स्पष्टीकरण मांगा? अब हम तो सार्वजनिक तौर पे पूछ रहे हैं उनसे जी। इसलिए चिट्ठी से ज्यादा ऊंची चीज कर रहे हैं हम जी। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल जो आपसे अभी कह रहे हैं पार्टी की तरफ से, हमने भाजपा से इन दो सवालों पर स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है। जी, जावेद नकवी है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वो सवाल करना चाहते हैं। शंभू जी, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जी। और आप तो सियासी इलाज भी कर लेते हैं। अब आपकी ये तो क्या कहे, लेकिन कृपा मुझे है ये कि बताइए बात कि अगर जिस पहलवान के आप इस वक्त मालिश कर रहे हैं, करें। जिसकी तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, चंपी कर रहे हैं, जी। वो पहलवान अगर मजबूत हो गया बनाम बीजेपी जी। और वो आप ही के ऊपर सवार हो गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसी कोई रणनीति है या आपको कोई खतरा दिखाई देता है कि ये एक ऐसा अलामत हो सकती है इसमें कि ये आप ही के ऊपर, क्योंकि हुआ है तारीख में, आप जानते हैं, आप तो डायलेक्टिक्स के माहिर भी हैं। कब किस बीजेपी मैं जरा एक मिनट शंभू जी बताएं। जी, ऐसा है जी कि पहली बात तो ये कि ये समता पार्टी ही थी जिसने स्पष्ट कर दिया था शुरू में, सबसे पहली पार्टी, कि ये 3 मुद्दे अगर रहेंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं रहेंगे। और इस मामले में हमारी स्थिति साफ है। अगर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन मुद्दों को देश की राजनीति पर थोपने की कोशिश की गई तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम अभी इस पर स्पेकुलेट कुछ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम आपको आश्वस्त जरूर करना चाहेंगे कि इसकी इजाजत हम किसी हालत में नहीं देंगे। जी, धन्यवाद। उसका मौका ही नहीं आने वाला शंभू जी, है, जहाँ उसका मौका ही नहीं आने वाला है। शंभू जी, एक सवाल जहाँ तक मुझे याद है, जी। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया था और ये स्थिति क्लियर कर दी थी कि जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होगा उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। जी। लेकिन इस वक्त जब कल ये डिसीजन ले लिया गया कि जो चुनाव 300 दिन बाद आने वाले हैं, जी। उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी, तो ये जो एक परिदृश्य बनता है वो 2004 का परिदृश्य बनता है। जो उस परिदृश्य में जब आपको ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाने वाली है, जी। तो क्या आप उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, एक बात साफ है, जिन चुनावों की चर्चा वो कर रहे हैं उसमें वो एनडीए के हिस्सा बन के नहीं लड़ रहे हैं। सही बात। वो चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। उन जगहों पे हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। सही है।
लेकिन अगर 2004 के चुनाव में अगर वो अपने मैनिफेस्टो पर लड़ना चाहते हैं तो हमारा उनके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रहेगा, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी। तो ये बात तो तय हो गई, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, एनडीए का अगर आप अपने 2004 में अपने चुनाव मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? सिंघल साहब, मुझको ये अनिल राजनीतिक जी, पेच नहीं समझ में आता। अनिल जी। एक मिनट, मुझको एक बात पूरी करने दीजिए। मतलब आप कैसे इस तरह की राजनीति जीते हैं कि 6 महीने तो एक एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे और 6 महीने चुनाव बाद नहीं लड़ेंगे। जो दिल्ली का चुनाव था, उस दिल्ली की सरकार की बात थी, उसके लिए एनडीए एजेंडा था। नहीं, आप देख लीजिए, चूंकि उसमें सबको साथ लेना है। आज बहुत सी पार्टीज हैं नहीं विश्वास करती हमारे एजेंडे में, तो हमको छोड़ना पड़ेगा अगर हमको दिल्ली में सरकार बनानी है। नहीं तो बार बार त्रिशंकु सरकार बनती जाएगी। आप ये क्यों नहीं क्या होने कहते वाला है देश का? कि हमको इन सब की जरूरत नहीं, हम तो अकेली सरकार चाहते हैं बीजेपी की, ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं। हर पार्टी ये चाहेगी कि मैं मेरी सरकार अकेली सरकार बने। नहीं चाहेगी क्या? नहीं, आप नहीं नहीं, आप चाहते नहीं सिंघल चाहते हैं? मैं पूछता हूँ, एक मिनट श्रीकांत, आप चाहते हैं? आपसे प्रश्न पूछता हूँ, नहीं चाहना चाहिए? आप ये बता दीजिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा मैं हूँ, तो आप बता रहा हूं। चाहते हैं? हर मैं भी चाहूंगा, हर नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है अकेली सरकार बने। हर सामर्थ्यवान पार्टी ये नहीं, चाहेगी। मैं जो बात पूछ रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूं, मैं अपना नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आप बीजेपी का मेंबर मैं पार्लियामेंट हैं। सदस्य हूँ। हाँ जी, और राज्यसभा के मैं मेंबर बिल्कुल हैं। चाहूंगा कि मेरी पार्टी अकेली सरकार बनाए, क्यों नहीं चाहूंगा? आप इन सहयोगी दलों की कोई आवश्यकता नहीं आपको? आवश्यकता हर एक की है देश में, जी। क्योंकि हर एक देश के कंट्रीब्यूट करता है। जी ये मतलब नहीं है आप ये आपने आपके तरफ ये व्हाइट और ब्लैक नहीं है। जी जो भी व्यक्ति है इस देश का, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए हमको, जी चाहे वो पार्टी में हो चाहे ना हो। जी। अगर हम और अकेले हैं आप तो भी सहयोग चाहिए। अनिल जी, एक कंफ्यूजन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जो पार्टी जो नेता चला रहे हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें ये अलाइड पार्टीज चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ये कंफ्यूजन है, जैसे सिंघल साहब कह रहे हैं कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है, अकेले ही जो है सत्ता बनानी है, अकेले सरकार साफ हो बनानी गया है। श्रीकांत जी। अगर सरकार नहीं बनी हमारे यहाँ से अकेले, तब उनसे बात जी करेंगे। जी तब जी जी उन्हें- जी श्रीकांत जी, तब क्यों बात करेंगे? ऑपोजिशन में बैठेंगे। जावेद, एक मिनट जी। अगर वो चाहेंगे बनेगी तो नहीं बनेगी, क्या दिक्कत जी। है? ऑपोजिशन में क्या बैठा नहीं जाता? 20 साल बैठे हैं ऑपोजिशन में, क्या बहुत दिक्कत अच्छी है? बात है। सिंघल साहब, हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिंघल साहब ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लाल किले पर झंडा फहराने के लिए अकेले सत्ता में आना चाहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से जानेंगे कि ये जो फॉर्मूला अपनाया गया है राज्यों के लिए, ये 2004 के लिए इम्प्लीमेंट अभी से हो रहा है या 2004 के लिए एनडीए के गठबंधन को बताया जाएगा कि हमारी तस्वीर ये है और हमारा मुद्दा ये है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद। अब तक इस बहस में तस्वीर साफ हो चुकी है कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी और बकौल बीपी सिंघल साहब जो कि हमारे मेहमान हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लाल किले पर परचम फहराना चाहती है। बहुत खुशी की बात, होना भी चाहिए और हर दिल चाहता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है, वो ये नहीं, अगर अकेले नहीं लहरा पाए परचम लाल किले के ऊपर, तो फिर वो ढूंढेगी कि नहीं, फिर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या दिक्कत है? जी, हम तो ऑपोजिशन में बहुत साल बैठ चुके हैं जी। अगर जनता हमको नहीं चाहती सरकार बनाए तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं, जनता ये अगर ये और जनता अगर चाहती कि आप अकेली सरकार बनाइए तो अकेले बनाएंगे। जनता अगर ये चाहती कि आप मिलकर सरकार बनाइए, एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप लाल किले पे अपना झंडा फहरा ही नहीं सकते हैं क्योंकि तब तक वो गेरुआ किला हो जाएगा। नहीं नहीं, पंडित जावेद नकवी जी, ओ माफ कीजिए जावेद नकवी साहब, मैं भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आपको पंडित कह गया। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप एक सवाल कह रहे थे। मैं ये जो खटियार जी ने कहा है जी कि राम को मानो, गंगा को माता मानो, ये है कल्चरल नेशनलिज्म। मुझे ये सारी चीजें ईरान के कठमुल्लापने की याद दिलाती है। चलिए एक मिनट एक बात कही आपने देहरादून से एक व्यूअर लाइन पे। हेलो, ये हमको जवाब नहीं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार त्यागी जी। जी नमस्कार। हाँ सर, ऐसा था कि अभी जो भाजपा का जो मुद्दा चल रहा है, जी,
भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, पहले तो चुनाव लड़ती थी राम मुद्दे पर लड़ी चुनाव भाजपा, जी उसके बाद अब वो सांस्कृतिक वाली बात आ गई है। जी तो इस देश का जो राजनीतिकरण जो इस सांस्कृतिक मुद्दे पे इन्होंने किया है, हेलो, जी जी बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अब इन्होंने जो चुनाव जो इन्होंने लड़ा है, इसमें गुजरात के अंदर मुशर्रफ को लेके लड़ा है, जी तो पाकिस्तान को लेके लड़ा है। तो इस देश का मुसलमान जो है, उसने भाजपा से ये आशा की थी कि जो पाकिस्तान से मुसलमान को जोड़ा जा रहा है, जबकि इस देश का मुसलमान जो है राष्ट्रवाद पे अपने आप को वर मिटने के लिए तैयार है। धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। मैं सिंगल साहब प्रभुनाथ सिंह जी हमारे साथ सांसद समता पार्टी पटना से लाइन पे हैं। प्रभुनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ प्रभुनाथ जी, हम लोग ये पशोपेश जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग एजेंडा बनाया है राज्यों में चुनाव लड़ने का, और एनडीए को हालांकि छेड़ा नहीं है, लेकिन एनडीए में शपथ ली हुई है भारतीय जनता पार्टी ने कि जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको उठाया नहीं जाएगा। आपकी पार्टी समता पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, समता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो एनडीए का एजेंडा है उसी पर सरकार भी चलना चाहिए और उसी पर चुनाव भी होना चाहिए। और वैसे समता पार्टी खासकर बिहार में ही प्रभावी है, तो बिहार में नेशनल एजेंडा पर ही काम होता है। यहाँ पर कोई भी दूसरा अलग एजेंडा भाजपा का नहीं चल रहा है, इसलिए बिहार में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। तो आप राष्ट्र के बारे में चिंतित नहीं है, सिर्फ प्रदेश के बारे में चिंतित हैं? नहीं, हम चिंतित तो पूरे देश के बारे में है, और चिंता तो हमको विश्व के विषय में भी है कि विश्व में कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे सर झुकने का काम हो। नहीं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल तय किया है कि धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, उससे आपका तो कोई शपथ पत्र उस तरह के मुद्दों को किसी भी तरह के चुनाव में लड़ने के लिए नहीं है? नहीं, हमारा कोई भी ऐसा शपथ नहीं है कि ऐसे सवालों पर हम चुनाव लड़ सकें। नहीं तो अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो लड़ने जा रही है। अब असल में हम हैं तो अभी छपरा में जी, और हम अपने नेताओं से बात करेंगे कि ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आवे जिससे देश में कोई नया विवाद पैदा हो सके। नहीं तो आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है ये बताइए, या समता पार्टी की क्या राय होनी चाहिए? हमारी व्यक्तिगत राय है कि 370 या जो मुद्दा हिंदुत्व का है, इस सवाल पर चुनाव नहीं होना चाहिए, इससे देश में अनावश्यक विवाद पैदा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो क्या समता पार्टी अलग हो जाएगी इस मुद्दे पर? अभी मैं प्रभुनाथ सिंह बोल रहा हूं, समता पार्टी नहीं। समता पार्टी के नेताओं से इस संबंध में मैं बात करूंगा और मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे सवालों पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े। धन्यवाद प्रभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद जी। मैं इसलिए कह सकता हूँ जी कि एनडीए की सरकार में इन मुद्दों के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाना सवाल ही नहीं उठता जी, लेकिन प्रत्येक पार्टी को संपूर्ण अधिकार है कि वो किस एजेंडे पर अपना इलेक्शन लड़ सकती है। इसमें किसी दूसरी पार्टी का कहना सुनने की गुंजाइश नहीं बनती, और हर पार्टी ये तो बाईगेमी हो जाती है सर। बाईगामी कहां से हो जाती यू आर है? मैरिड टू एनडीए फॉर रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी इट इज एनडीए फॉर द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सिंगल साहब, बाईगमी जब तक नहीं है। सरकार चल रही है ये तब बाईगमी तक नहीं है। जी, जब तक सरकार चल रही है तब तक तो पार्टी को अपने उन मुद्दों को जिसे उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, दोबारा से किसी भी विधानसभा के चुनाव में नहीं उठाना चाहिए, जिससे कि एक भ्रम फैले। और जैसा कि आपने अभी स्पष्ट किया कि भ्रम फैलने का प्रश्न ही नहीं है श्रीकांत जी। जो हमारा एजेंडा था, आखिर राम मंदिर का एजेंडा, राम मंदिर का प्रश्न है नहीं, करोड़ों हिंदुओं के हृदय को आंदोलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन वो जो मुद्दा, पूरी बात सुन लीजिए। संपूर्ण भारत में एक कानून हो, उससे एकता की भावना बढ़ेगी, इसके लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। ये मुद्दे जो हैं, इस प्रकार के मुद्दे, ये कौन उठाएगा? ये करोड़ों लोगों की बातों के हृदय की बातें कौन उठाएगा? जावेद, कोई तो पार्टी उठाएगी। सिर्फ एक आप नाराज हो जाएंगे तो एक सीधी सी बात बता दीजिए कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, हाँ। जहां आप इन मुद्दों को ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या इन मुद्दों पर वहां फैसला होना चाहिए?
क्योंकि वहां जो सरकारें बनेंगी फैसला उनका नहीं, जो वो सुनिए, सरकारें सुनिए, वहां बनेंगी, क्योंकि श्रीकांत दिल्ली की सरकार के एक व्यू ले लें, उसके बाद जवाब करते हैं। विनोद शर्मा, ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान टाइम्स लाइन पे है। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। विनोद जी, आपको ये मुद्दा बताने की जरूरत नहीं, आपने कल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जय घोष पढ़ लिया होगा। आप बताएं, इस पैराडॉक्स को आप कैसा देखते हैं? ये पैराडॉक्स को मुझे नहीं देखना है, ये बीजेपी की जो अलाइज है एनडीए में उनको देखना है। और समता पार्टी ने आज कह दिया खुले तौर पे कि नागालैंड में जो फ्रंट बन रहा है उसमें बीजेपी हिस्सेदार नहीं हो सकती अगर वो 370 वहां रेज करती है, क्योंकि एक धारा 371 है जो कि नागालैंड को कश्मीर से भी ज्यादा स्पेशल स्टेटस देती है। तो इन सब बातों के चलते, क्योंकि 2-3 चुनाव आने वाले हैं, उनको जीतने के लिए अगर बीजेपी सही माने में अपने पुराने एजेंडा को सामने रखती है लोगों के, तो मैं समझता हूं कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो उत्तेजना में आ जाएंगे, क्योंकि अब बड़ी टिकट का चुनाव जो कि 2004 के आखिर में होना है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। और कोई भी कोलिशन, बहुत कम ही ऐसी कोलिशन देखी हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है। और बीजेपी अब इन चुनाव को नहीं देख रही, बल्कि लोकसभा के चुनाव को देख रही है, जब वो अपने दम पे सत्ता में आ जाए, भले ही उसको किसी अलाई को डिच करना पड़े, छोड़ना पड़े या उससे अलग होना पड़े। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आ चुके हैं जी, पहली मर्तबा जी, तो खुद लड़े थे ना जी, जब आए थे सत्ता में, पहली सरकार जो बनाई थी। मैं 13 दिन की बिना बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद तो ये खुद चुनाव लड़के आए थे। बाद में इन्होंने एनडीए वगैरह जो है वो उसका ढोल ठोक बजा के कर दिया। मैं आपकी जो बात है, जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की है, जो कि मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें ईरान और जैसे मलेशिया का रोल मॉडल है भूमिपुत्रा वाला, मलेशिया में, ईरान में ये कि हम हैं सही और बाकी सब जो है माइनॉरिटीज उनकी ऐसी की तैसी, उस तरह की एक फितरत यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें मैं फर्ज कीजिए कि मैं मुसलमान घराने का हूं, लेकिन मैं एक आदमी हूं जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानता हूं, फर्ज कीजिए, तो क्या आप जामा मस्जिद के इमाम को यह हक देंगे कि वो मेरी खोपड़ी खोल दे? कल्चरल नेशनलिज्म के मतलब क्या है? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मुझे डिसेंट का मौका होना चाहिए कि मैं अपने जो मुझे बताया गया कि ये अल्लाह है, ये उसका रसूल है, कि मैं उससे इनकार करने की हैसियत रखता हूं कि नहीं रखता? कहीं भी किसी स्टेज पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस देश के रिलीजियस जो भी फेथ है जी, उसके संबंध में टोटल फ्रीडम है। तो मैं राम को अगर नहीं मानता हूं तो क्या मेरा सब, तो वो तो कह रहे हैं कि राम जो है उसको मानना है, गंगा को माता मानना है। ऐसा कुछ मुझे गंगा नहती पोल्यूटेड रिवर नजर आती है। पूरी बात हो नहीं पाई, उनका कट गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भारत की संस्कृति में जी गालिब और जिगर जो स्थिति है जी उनकी जी, वो संस्कृति के बाहर नहीं जा सकती, वो भी संस्कृति का अंग बन चुकी है। ये तो बहुत खुशी हुई है सुन के, क्योंकि मैं तो सोचा था कि उनको दफनाने की कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाएगा कि जिस चीज में समूचा देश प्राइड ले सके, लेकिन गर्व कर सके। उर्दू को तो गायब कर दिया गया, बिल्कुल कहाँ गायब कर दिया गया? हमारे यहाँ तो सेकंड लैंग्वेज है। मुद्दे अलग हो जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। सिंघल साहब, मुझको ये बताएं कि अगर एलाइज का समता पार्टी की तरह का रिएक्शन हुआ, जिस तरह का समता पार्टी का रिएक्शन है। अनिल जी, आप ये मीडिया वाले लोगों का तो अपना एक तरीका होता है ना, जब तक कुछ चिंगारी नहीं लगाओ तो मजे नहीं आएगा। सवाल ये है, माफ करना, मैं मजे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मैं मजे के लिए घटना चक्र नहीं कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी सीरियस इशू। व्हाट द रूलिंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री इज थिंकिंग, व्हाट दे आर डिलीवरिंग। ओके, लेट मी टेल यू। यस, the NDA government is completely safe. It will perpetually do whatever is required under the NDA agenda. There is no movement anywhere inch-wise from this side or that side, so far as the government of India is concerned. But every political party has a different identity of its own. उसका अपना भी एक व्यक्तित्व है हर पार्टी का, और उस पार्टी का व्यक्तित्व के हिसाब से वो अपने इलेक्शन लड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब। जावेद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो भारतीय जनता पार्टी का जय घोष है, शंखनाद है, उससे ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गाना क्या होने जा रहा है। अब ये सहयोगी दलों पर तय करता है कि वो इस गाने में अपना सुर मिलाएं या न मिलाएं।
या अपना सुर अलग आलापें, ये डिपेंड करता है। और आने वाले दिनों की राजनीति बहुत मजेदार होने वाली है कल के इस जयघोष के बाद। बड़ा ऑब्जेक्शन किया ये था आपने। ये तय होने वाला है अब इस देश की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। ये तय होना है कि इस चुनाव में कहीं ये चुनाव 2004 से पहले तो नहीं होने जा रहे। ये तय होना है कि इस देश के राज्य ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस पर इस देश में जनमत की शुरुआत है या नहीं है। इन सब मुद्दों पर धीरे धीरे बहस करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे शंकाओं के बीच बोना, नए विषय के साथ परंपरा नहीं और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।